हेलो एवरीवन, सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ। ये टॉपिक आपका यूनिट 7 का टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हमने कई सारे संस्थान पढ़े थे। हमने डीआरडीओ को पढ़ लिया था, डीआरडीओ की सारी लैब्स पढ़ ली थी। आज हमें डीआरडीओ की उपलब्धियों को देखना है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमें डीआरडीओ की उपलब्धियों से चालू करना है लेक्चर को। जिस किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप पिछले लेक्चर को देख लेना। उसमें मैंने डीआरडीओ की जितनी भी लैब हैं, ठीक है ना, ये देखिए, ये पूरी लैब मैंने आपको पिछले लेक्चर में करा दी हैं, तो वहाँ से आप देख लेना। आज हम उपलब्धियों से चालू करते हैं। डीआरडीओ की उपलब्धियाँ क्या क्या हैं तो उनको हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। लंबी दूरी तक मार करने वाली सामरिक मिसाइल अग्नि 5 के शानदार प्रक्षेपण से संगठन ने नई ऊंचाई छुआ है, ठीक है। तो डीआरडीओ की उपलब्धियों को हम देख रहे हैं, ठीक है। जितनी भी मिसाइल है अग्नि 5 से लेकर अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक, ठीक है ना, अग्नि 4, अग्नि 3, अग्नि 2 पर भी मिसाइल हो गई, प्रहार मिसाइल हो गई, जितनी भी मिसाइल है उन सब का निर्माण किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो रक्षा से जुड़े जितने भी अनुसंधान के कार्य होते हैं वो कौन करता है? डीआरडीओ करता है, ठीक है। फिर देखो और कुछ और कार्य देखते हैं डीआरडीओ के, और जो उपलब्धियाँ हैं डीआरडीओ की वो देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु शक्ति युक्त पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत, ठीक है ना, समुद्री परीक्षण के लिए तैयार है। आईएनएस अरिहंत जो है उसका निर्माण में भी डीआरडीओ ने अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। फिर देखो आगे। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल निर्भय अपनी प्रारंभिक उड़ान भर चुकी है। कई लक्ष्यों को साधने वाली मध्यम दूरी वाली वायु प्रणाली से विकसित आकाश एक और शानदार उपलब्धि है। आकाश और प्रहार मिसाइल जो है और आकाश और निर्भय मिसाइल जो है वो दोनों ही किसने बनाई है? डीआरडीओ ने बनाई है। फिर देखो आगे। जमीन से जमीन तक मार करने वाली नई प्रहार मिसाइल 150 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक गोले फेंक सकती है। इसका निर्माण भी किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर आपने सुना हुआ, ठीक है ना। जैसे आपको पता होगा हम रसिया से ले रहे हैं S-400, रसिया से हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लिया है हमने, ठीक है ना। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, जब कभी भी हमारे देश पर मिसाइल से अटैक होगा तो उन मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट करके उनको वहीं पर नष्ट कर देने की जो प्रणाली है वो है S-400, ठीक है ना। तो उसी टाइप का S-400 टाइप का हमने बनाया है पिनाका, ये लिखा ना पिनाका। तो ये स्वदेशी निर्मित रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है ना। इसकी नियुक्ति भी कर दी गई है, चाइना बॉर्डर पर पिनाका को नियुक्त किया गया है, ठीक है। फिर देखो आगे। देश में पहली बार डिजाइन और निर्मित किए गए विमान इंजन कावेरी की सफल उड़ानों के बाद सफल परीक्षण चल रहे हैं, ठीक है। तो जो स्वदेशी विमान इंजन है जिसका नाम कावेरी रखा है, ठीक है ना, उसका विकास भी डीआरडीओ ने किया है। फिर देखो आगे। यूएवी के लिए बैकल रोटरी इंजन के सफल रूप में विकसित करने के बाद यूएवी निशांत में इसका प्रयोग एक बड़ी उपलब्धि है। जो बैकल रोटरी इंजन होता है जिसका उपयोग किया जाता है यूएवी में, तो उसको क्या है? विकसित किया है डीआरडीओ ने। साथ ही साथ उसका यूएवी निशांत में प्रयोग किया है। जब आप रक्षा प्रौद्योगिकी को अलग से पढ़ोगे, आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ना है यूनिट 7 में, आपको रक्षा प्रौद्योगिकी भी पढ़ना है। जब रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी आपको, ठीक है। अभी हम बस देख रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने विकसित किया है, तो हमें बस नाम बस याद रहना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि बैंकर रोटरी इंजन का क्या है, फिर यूएवी निशांत, ठीक है ना। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि यूएवी निशांत का विकास किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है, ठीक है। फिर देखो आगे। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से लैस 2 रेजिमेंट भारतीय सेना की शान है। अर्जुन मार्क 2 में लगभग 70 नए फीचर जोड़े गए हैं, ठीक है। तो अर्जुन जो टैंक है उसका भी विकास किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। फिर देखो आगे। पिनाका रॉकेट लॉन्चर को और विकसित करके लंबी दूरी के पिनाका 2 का निर्माण किया गया है, जिसके परीक्षण चल रहे हैं। भारतीय नौसेना की आवश्यकता के लिए बहुत उच्च गुणवत्ता वाले सेंसर, ठीक है ना, भी क्या है? विकसित किए गए हैं डीआरडीओ द्वारा। तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर मैं आपको बता चुका हूँ, पिनाका रॉकेट लॉन्चर को भी किसने किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया है। उसका अपग्रेड वर्जन भी आने वाला है पिनाका 2, उसको भी डीआरडीओ ने विकसित किया है। साथ ही साथ ये जो लिखा ना USHUS, ठीक है, नगन, और ये HUMSANG ये लिखा ना, ये क्या है? रडार है, ठीक है, सेंसर है, सॉरी ये सेंसर है। इनका विकास भी किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। फिर देखो आगे। भारी वजन वाले टॉर्पीडो ब्रह्मास्त्र के समुद्र में व्यापक परीक्षण हो चुके हैं, इसे अस्त्र प्रणालियों में शामिल किया जाना है। टॉर्पीडो जो है, टॉर्पीडो का नाम है ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना। टॉर्पीडो ब्रह्मास्त्र का विकास भी किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। टॉर्पीडो क्या होते हैं? टॉर्पीडो क्या होती है? मिसाइल होती है जो पानी के अंदर चलती हैं। पानी के अंदर जो पनडुब्बियाँ होती हैं, पनडुब्बी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जल के नीचे, समुद्र के नीचे क्या कहते हैं, ध्वस्त करने के लिए या मारने के लिए
टारगेट करते हैं तो वो काम करती है टॉर्पीडो। तो टॉर्पीडो क्या है, मिसाइल है पानी के अंदर चलने वाली। तो टॉर्पीडो ब्रह्मास्त्र का निर्माण किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। फिर देखते आओ आगे देखते आओ। रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के लिए WULR 3D TCR, ठीक है ना, अश्लेषा जैसे अत्यंत आधुनिक किस्म की रडार प्रणाली विकसित की गई है। ठीक है, तो ये सब रडार प्रणाली है। रडार जानते हैं ना क्या होता, जैसे हमारे हमारे देश की जो सीमा है उसके अंदर यदि कोई दुश्मन देश का वायुयान एंटर करता है, कोई भी लड़ाकू वायुयान, मान लो पाकिस्तान में कोई वायुयान है जो हमारे देश में एंटर करेगा, तो उसका हम पता कैसे करते हैं, उसका पता हम रडार की सहायता से करते हैं। तो ये वो रडार के नाम लिखे हैं, ठीक है ना, ये लिखा ना WULR 3D TCR, ये लिखा ना अश्लेषा, ये रडार हैं, इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने। फिर देखो आगे, डीआरडीओ ने रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं के लिए विशेष सामग्री के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। हाल ही की उपलब्धियों में MI-17 हेलीकॉप्टर के लिए हल्के हथियारों का निर्माण और भारतीय नौसेना के लिए 30,000 टन के DMR स्टील का उत्पादन किया है। ठीक है, तो एक स्टील है DMR, ठीक है ना, जो काय में यूज होगा, वायुयान में भी होगा, उसके लिए भी क्या किया है इन्होंने, उसका विकास किया है। ठीक है, तो और MI-17 जो हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका से लिए गए हैं, उनके लिए भी क्या है, उनके लिए हथियारों का निर्माण भी किया है हल्के, किसने, डीआरडीओ ने। फिर देखो आगे, डीआरडीओ ने मानव रहित दूर से संचालित यान दक्ष बम गिराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, तो डीआरडीओ ने क्या किया है, एक यान का विकास किया जिसका नाम क्या रखा गया है, दक्ष रखा गया जिसका नाम। तो दक्ष क्या है, मानव रहित क्या है, यान है जो क्या कर सकता है, दूर से बम गिरा सकता है। UAV रुस्तम 1 की भी सफल उड़ान हो चुकी है। ठीक है ना, UAV रुस्तम 1 को भी डीआरडीओ ने विकसित कर लिया। UAV समझ रहे हैं ना, UAV का मतलब क्या होता है, UAV मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये है ये UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब ड्रोन, इसका मतलब होता है ड्रोन। ठीक है ना, तो रुस्तम जो ड्रोन है, रुस्तम 1 जो ड्रोन है, उसका विकास भी किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। फिर आगे देखते आओ, सैनिकों की सहायता के लिए सौर ऊर्जा के प्रयोग वाले मॉड्यूलर ग्रीन शेल्टर का विकास भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है ना, जो सैनिकों के रहने के लिए ग्रीन शेल्टर होते हैं उसका विकास भी किसने किया है, सौर ऊर्जा से संचालित डीआरडीओ ने किया है। फिर देखो आगे, मलबे के अंदर दबे हुए बोरवेल में गिरे पीड़ितों की पहचान के लिए सोनार टेक्नोलॉजी से लाइव डिटेक्टर संजीवनी का विकास किया है। ठीक है ना, जो मलबा होता है, जैसे किसी बिल्डिंग का मलबा हो, जब मान लो बर्फ कहीं गिर जाए, उसके नीचे हमारे सैनिक दब जाएं या लोग दब जाएं, तो उनको का पता करने के लिए संजीवनी लाइव डिटेक्टर का क्या किया है, निर्माण किया है, किसने, डीआरडीओ ने। वो किस तकनीक पे काम करता है, वो सोनार तकनीक पे काम करता है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत हमने क्या है नाम देख लिए। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा या आप कहीं से भी पढ़ोगे रक्षा प्रौद्योगिकी को, ठीक है, तो उसमें आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है ना, डीआरडीओ की उपलब्धियाँ पढ़ोगे, क्योंकि रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास डीआरडीओ ही करती है। थोड़ा बहुत इसरो करती है, थोड़ी बहुत CSIR करती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं, तो उसमें आप भी सब पढ़ लोगे। फिर देखो डीआरडीओ को क्या है, एक बहुत ही फेमस क्या है, एक कार्यक्रम है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लिखा ना, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलेंगे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, इंग्लिश में बोलेंगे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1982-83 में। ठीक है ना, और किसने की थी, APJ अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी। ठीक है ना, इसके तहत की जितनी भी हमारी मिसाइल हैं, आकाश मिसाइल आपने सुना होगा, पृथ्वी मिसाइल सुना होगा, अग्नि मिसाइल सुना होगा, त्रिशूल मिसाइल सुना होगा, ये सब मिसाइलों का विकास इसी प्रोग्राम के तहत किया गया है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस संस्थान के द्वारा क्या कहते हैं शुरू किया गया, तो वो शुरू किया गया है IGMDP को डीआरडीओ के द्वारा। हमेशा याद रखना है डीआरडीओ द्वारा। ठीक है ना, डीआरडीओ। आ रही ना भाषा में, स्थापना कब हुई थी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, 1982-83 में हुई थी। किसने इसकी शुरुआत की थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसकी शुरुआत की थी। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। आप एक्सपायर हो चुके हैं APJ अब्दुल कलाम, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इन्होंने ही 1982-83 में कौन सी प्रोग्राम की शुरुआत की थी, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसी के तहत जितनी भी हमारे देश की मिसाइल हैं उनका विकास किया गया है। ठीक है, और ये IGMDP जो है वो किस संगठन ने चालू किया था, डीआरडीओ ने चालू किया था। किसने, डीआरडीओ ने। तो ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखो आगे, अब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लिखा ना IGMDP, ये इसी को पढ़ रहा हूँ, उसका फुल फॉर्म पढ़ रहा हूँ मैं।
इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत कौन कौन सी मिसाइलों को क्या है बनाया गया है। तो देखो उनको देखते हैं हम। पृथ्वी को बनाया गया है, सतह से सतह पर मार करने वाली है ये मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक ना। सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि। अग्नि का विकास भी इसी ने किया है, इसी प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। त्रिशूल सतह से आकाश में मार करने वाली सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है, इसका विकास भी इसी प्रोग्राम के तहत किया गया है। आकाश मिसाइल का विकास भी इसी प्रोग्राम के तहत किया गया है। आकाश मिसाइल क्या करती है, सतह से आकाश में मार करती है। और मध्यम दूरी वाली मिसाइल नाग, तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल इसको बोलते हैं, नाग को, मतलब जो जाके टैंक पर गिरे और टैंक नष्ट हो जाए, आ रही भाषा में, ठीक है। तो ये सब क्या है, डीआरडीओ की उपलब्धियाँ हैं, ठीक है ना। अच्छे तरीके से इनको देख लेना। जिस किसी ने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पिछला लेक्चर आप देख लेना। डीआरडीओ के बारे में पूरा पढ़ाया था मैंने, जितने भी उसकी संस्थान है वो सारे संस्थान बताए थे आपको। ये कहीं भी किसी भी बुक में किसी भी नोट्स में नहीं मिलेंगे। CSIR की 38 लैब मैंने पढ़ाई हैं पिछले लेक्चर में। लेक्चर 1 देख लेना, ये लेक्चर 2 है। तो उसमें CSIR की 38 लैब्स मैंने पढ़ाई हैं। 38 लैब्स कहीं भी नहीं बताई गई CSIR की। और जो मैंने देखा कि अदर स्टेट की PSC के मैंने पेपर्स उठा के देखे तो उसमें मैंने देखा कि CSIR की लैब पर्टिकुलर पूछी गई है। तो इस वजह से मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इस लेक्चर के बाहर आपका कोई भी संस्थान नहीं जाने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको PYQ भी कराए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए थे कि 2020 से अभी तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, भारत के वैज्ञानिक संस्थान से कितने क्वेश्चन आए, वो सब मैंने कराए थे, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में, तो उस लेक्चर को जरूर देख लेना। शुरुआती में मैंने PYQ कराया, उसके बाद में लेक्चर की शुरुआत की है, तो अच्छे तरीके से देख लेना। तो ये खत्म हो गया क्या, डीआरडीओ की उपलब्धि हमने देख ली। अब हम देखेंगे अन्य संस्थानों को। अब हम देखेंगे बार्क को, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसको बोलते हैं। तो देखो बार्क एक अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ का क्या इंस्टीट्यूट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, वैज्ञानिक संगठन है ये हमारे देश का, ठीक है। इसको बोलते हैं बार्क, शॉर्ट फॉर्म है। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना हुई है 3 जनवरी 1954 को। इसका मुख्यालय है ट्राम्बे, मुंबई में। ट्राम्बे एक जगह है मुंबई में, वहाँ पर क्या है, इसका मुख्यालय है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। वर्तमान निदेशक हैं इसका अजीत कुमार मोहंती। इनको चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना, वो भी वर्तमान में है कि नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से यही है, अजीत कुमार मोहंती वर्तमान में निदेशक हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, ठीक है ना। इसका पुराना नाम क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का पुराना नाम है एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट, इसको बोलते हैं, ठीक है। जो वर्तमान निदेशक मैंने लिखे इनको एक बार आप चेक कर लेना। मैं आपको अगला लेक्चर जो होगा उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वर्तमान निदेशक कौन है, ठीक है। स्थापना हुई है 3 जनवरी 1954 को। मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में है। पुराना नाम क्या है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, पुराना नाम है एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। वर्तमान नाम पड़ा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर 1966 में। 1954 में इसकी स्थापना हुई। 1966 में इसका नाम बदलकर एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट से क्या कर दिया गया, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर कर दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। होमी जहांगीर भाभा कौन है, होमी जहांगीर भाभा जो हैं उनको बोला जाता है परमाणु विज्ञान का जनक हमारे देश में, फादर ऑफ, ठीक है ना, एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक, समझ आप, अनुसंधान जो होता है ना, एटॉमिक रिसर्च, एटॉमिक साइंस, ठीक है ना, कुछ भी बोल लो, तो वो है कौन, होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने चालू किया था परमाणु विज्ञान को हमारे देश में, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब टेक्नोलॉजी का विकास करने में जो हमारे देश में रिएक्टर होते हैं, ठीक है ना, रिएक्टर होते हैं, रिएक्टर में हम बिजली पैदा करते हैं, काय से, परमाणु की मदद से। तो उन सब के विकास में किसका बहुत बड़ा योगदान है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, वो फाउंडर हैं। तो ये नाम हमेशा याद रखना। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले PSC में पूछा गया था, मुझे याद रहते हैं क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कौन है, तो वो थे विक्रम साराभाई, ठीक है। अब कभी भी पूछे कि भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक कौन है, ऐसा क्वेश्चन आए, तो वो हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, याद रखना ये नाम, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आगे, ट्राम्बे मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क परमाणु विज्ञान एवं सम्मत क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। बार्क परमाणु विद्युत कार्यक्रम तथा उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयों अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में क्या है, परमाणु विज्ञान से संबंध क्षेत्र में एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन, बार्क, ठीक है। फिर देखो आगे, बार्क क्या करता है, परमाणु विद्युत कार्यक्रम तथा उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयों में अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। परमाणु विद्युत कार्यक्रम मतलब परमाणु से विद्युत कैसे पैदा करते हैं हम, रिएक्टर के द्वारा, रिएक्टर,
जो हम रिएक्टर बनाते हैं उसमें क्या होती है, परमाणु से विद्युत पैदा होती है, आदि भाषा में। तो इसका काम भी ये करता है। फिर देखो आगे, इस केंद्र ने उद्योग, औषधि तथा कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप के चिकित्सीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। ठीक है ना। जो परमाणु विज्ञान है उसका चिकित्सीय उपयोग सहित जो शांतिपूर्ण कार्य हैं, ठीक ना। परमाणु नाम सुन के ही लोग घबरा जाते हैं। परमाणु जो एटॉमिक होता है, एटॉमिक साइंस से बनता है परमाणु बम, और परमाणु बम विवाद का विषय है बहुत ज़्यादा। दुनिया के कुछ ही देश हैं, भारत सहित, जिनके पास क्या है, परमाणु बम है, और किसी को अमेरिका को भी परमाणु बम बनाने नहीं देता है। समझ रहे आप बात को। तो हमारा जो बार्क है वो परमाणु का गलत तरीके से यूज न करके, परमाणु विज्ञान का गलत तरीके से यूज न करके उसका उपयोग क्या में कर रहा है, शांतिपूर्ण कार्यों में कर रहा है, जैसे रिएक्टर के निर्माण में कर रहा है। समझ रहे आप बात को। चिकित्सीय उपयोग में भी परमाणु को यूज होता है, समझ रहे। तो उन सब चीज़ों में कर रहा है। फिर देखो आगे, आपको जानकारी दी हुई है प्रायोगिक रिएक्टरों के बारे में कि प्रायोगिक रिएक्टर होते क्या है। ठीक है ना। रिएक्टर मैंने आपको बता दिया, रिएक्टर क्या होता है। रिएक्टर में क्या होता है, रिएक्टर एक संयंत्र है। रिएक्टर एक संयंत्र है जिसमें क्या होता है, परमाणु का यूज करके, ठीक है ना, उसका यूज करके क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। तो अब देखो प्रायोगिक रिएक्टर क्या होते हैं। प्रायोगिक रिएक्टर को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाप के अनुसंधान के लिए खास तौर पर किया जाता है। ठीक है ना। तो प्रायोगिक रिएक्टर वो रिएक्टर होते हैं जिनका उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए नहीं करते, हम केवल अनुसंधान के लिए करते हैं, उनको बोलते हैं प्रायोगिक रिएक्टर। फिर देखो आगे, कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। ठीक है ना। जो रेडियो आइसोटोप होते हैं उनके उत्पादन और उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना, साइरस जो तापीय रिएक्टर है। साइरस क्या है, एक प्रायोगिक रिएक्टर है। ऊपर पढ़ा ना हमने, प्रायोगिक रिएक्टर, इनको जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं। प्रायोगिक रिएक्टर का यूज किया जाता है केवल नाभिक अनुसंधान के लिए। प्रायोगिक रिएक्टर से हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाते, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते। समझ रहे ना बात की। तो जो कनाडा के सहयोग से बार्क में साइरस तापीय रिएक्टर क्या किया गया, स्थापित किया गया, जो क्या है, एक प्रायोगिक रिएक्टर है, और उसका उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना। ठीक है। फिर देखो आगे, ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों एवं पदार्थों में शोध कार्य किया जाता है। ठीक है ना। एक और अन्य क्या है, रिएक्टर है। ठीक है ना। उस रिएक्टर में क्या होता है, परमाणु प्रौद्योगिकी एवं पदार्थों पर शोध कार्य किया जाता है। वो कौन सा है, ध्रुव। तो ये भी बार्क का क्या है, रिएक्टर है। ठीक है। सारे प्रायोगिक रिएक्टर हैं, आ रही बात समझ में। अब देखो आगे, अब बार्क के जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं, ठीक है ना, जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं बार्क के, ठीक है ना, रिएक्ट लिखा है यहाँ पर, रिएक्टर कर लेना। बार्क के जितने भी परमाणु रिएक्टर जो हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। उनकी क्षमता लिखी हुई है, उनका निर्माण वर्ष लिखा है। तो आपको केवल नाम बस याद रखना है, निर्माण वर्ष भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्षमता भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो देखो, अप्सरा एक प्रायोगिक रिएक्टर है, साइरस एक प्रायोगिक रिएक्टर है, जर्लिना ये भी एक रिएक्टर है, किसका, बार्क का। ठीक है। फिर देखो आगे, पूर्णिमा 1 भी बार्क का रिएक्टर है, पूर्णिमा 2 भी बार्क का रिएक्टर है, ध्रुव भी बार्क का रिएक्टर है, पूर्णिमा 3 भी क्या है, बार्क का रिएक्टर है। तो ये सब क्या है, बार्क के अनुसंधान वाले रिएक्टर हैं। इनमें क्या होता है, अनुसंधान कार्य क्या होता है, परमाणु विज्ञान पर अनुसंधान कार्य होता है। ठीक है। तो ये हो गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका पूरा। इसमें याद रखने वाली चीज़ है केवल इसका नाम, नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इसरो का नाम पूछा गया है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, अभी PYQ कराए थे पिछले लेक्चर, देखना उसमें MPPSC ने केवल इसरो का नाम पूछ लिया। अब वो इसरो का नाम पूछ सकते हैं तो बार्क का नाम भी पूछ सकते हैं। तो बार्क का नाम क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है ना। इसकी स्थापना भी आपको याद जरूरी है, याद करना, 3 जनवरी 1954 में। उसका मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले संस्थान को देखते हैं हम। ये हमने रिएक्टर पढ़ लिए, इन रिएक्टर को देख लेना। ये सब क्या है, प्रायोगिक रिएक्टर हैं। इनमें क्या होता है, अनुसंधान होता है परमाणु विज्ञान के ऊपर। ये बार्क के रिएक्टर हैं। फिर हम देखते हैं आगे, अगला इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं IGCR, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है। ठीक है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCR, इसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका मुख्यालय है कलपक्कम तमिलनाडु में। ये लिखा ना, कलपक्कम तमिलनाडु।
कलपक्कम तमिलनाडु में क्या है, IGCAR का मुख्यालय, ये बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना, ये अनुसंधान संस्थान। अब ये क्या का विकास करता है, ये करता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का विकास करता है। देखो इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक ना, पहले तो कार्य देख लो, इसका कार्य क्या है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का कार्य क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं उनके संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना कौन करता है, विकास का कार्य कौन करता है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र करता है, ठीक है। फिर देखो आगे, इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विश्व में पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन पर कार्य करता है, ठीक है ना। जो यहाँ पर IGCAR में जो परमाणु रिएक्टर है या जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो क्या है, विश्व का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन पर कार्य करता है, ठीक है। फिर देखो आगे, भारत विश्व का 7वां देश है जिसके पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ठीक है, ठीक है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं जिसमें क्या होता है, उपभोग से अधिक ईंधन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है या उत्पादन किया जाता है, उपभोग से अधिक ईंधन का उत्पादन किया जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ये काम करने के लिए, उपभोग से अधिक ईंधन पैदा करने के लिए क्या किया जाता है, तीव्र न्यूट्रॉन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसमें क्या कहते हैं, आपके वो टॉपिक से रिलेटेड है नहीं है, ठीक ना, आपकी MPSC में ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी जान लो तीव्र न्यूट्रॉनों का यूज किया था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, वो कहलाते हैं जो उपभोग से अधिक क्या करते हैं, ईंधन का उत्पादन करते हैं, समझ रहा, वो क्या है, रिएक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, स्थापना 1971 में, मुख्यालय कलपक्कम तमिलनाडु में, ठीक है। अगला देखें हम, तो अगला है आपका राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इंदौर में है ये, RR कैट इसको बोलते हैं, ठीक है, ये आ सकता है। तो देखो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं RR कैट, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RR कैट, और इसका फुल फॉर्म है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। रमन्ना उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र इसको बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, इसका मुख्यालय कहाँ पे, इंदौर में, ठीक है। फिर देखो आगे, कार्य क्या है इसका, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का कार्य क्या है, इसका कार्य है लेजर एवं कणों के त्वरकों, ठीक ना, पार्टिकल एक्सेलेरेटर के क्षेत्र का विकास करना। लेजर एवं कणों के जो त्वरक होते हैं उनका विकास करना क्या है, इसका राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। इसके वर्तमान निदेशक कौन है, शंकर बी नाखे हैं, ठीक है ना। इसको एक बार कंफर्म कर लूँगा, मैं आपको फिर बता दूंगा कि इसके वर्तमान निदेशक कौन है। तो वर्तमान निदेशक शायद अभी शंकर बी नाखे ही हैं इसके, ठीक ना। और जो राजा रमन्ना जो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की क्या है, एक इकाई है, ठीक है ना। बार्क हो गया आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, आपने देखा एक ऊपर पढ़ाया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था टाटा इंस्टीट्यूट, TIFR बोलते हैं उसको, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वो भी परमाणु क्या है, विज्ञान से संबंधित। ये सब किसके अंडर में काम करते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत के ये काम करते हैं, ठीक है ना। तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी भी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत क्या करता है, काम करता है। इसमें केवल आपको इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है इस सेंटर का या इस केंद्र का, साथ ही साथ इसकी स्थापना याद रखनी है, इसका मुख्यालय याद रखना है, ठीक है। कार्य क्या है ये भी याद रख लेना है, वह इतना है इसका इम्पोर्टेंट। तो ये आपका क्या होगा, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया। अब हम देखते हैं गुरु जल बोर्ड, ठीक है। गुरु जल बोर्ड कौन कौन से हैं, तो देखो गुरु जल बोर्ड को हमें पढ़ना है। गुरु जल क्या होता, गुरु जल का फॉर्मूला होता है D2O, ठीक है, D2O उसको बोलते हैं, ठीक है। और गुरु जल का यूज जो होता है, गुरु जल क्या है, भारी जल भी इसको बोलते हैं, गुरु जल को हैवी वाटर इंग्लिश में बोलते हैं। गुरु जल का उपयोग करता है जो रिएक्टर, मैंने आपको बताया थी रिएक्टर में क्या होता है, हम परमाणु की मदद से क्या करते हैं, परमाणु ईंधन की मदद से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। तो परमाणु ईंधन की सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। जो परमाणु क्रिया होती हैं दो प्रकार की, आपने ये पढ़ी होंगी, नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना, नाभिकीय
विखंडन, और एक होती है नाभ की संलयन, ठीक है ना, संलयन पढ़ी होगी आपने, एक पढ़ी होगी विखंडन, ठीक है ना, विखंडन। तो नाभ की जो विखंडन प्रक्रिया है परमाणु रिएक्टर में ये यूज होती है, ठीक है ना, नाभ की विखंडन प्रक्रिया। नाभ की संलयन क्रिया जो देखने को मिलती है सूर्य में, ठीक है, तो ये क्या है, बहुत तेज प्रक्रिया है, इसका यूज हम नहीं करते हैं क्या में, रिएक्टर में। रिएक्टर में नाभ की विखंडन प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, हम बिजली का उत्पादन करते हैं, हरी भाषा में। तो उस बिजली के उत्पादन के दौरान जब नाभ की विखंडन क्रिया होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, नाभ की विखंडन क्रिया के दौरान क्या होते हैं, न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए काय का यूज किया जाता है, गुरु जल का यूज किया जाता है, गुरु जल का उत्पादन किया जाता है। D2 इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब हमें वो बोर्ड देखने कौन कौन से गुरु जल बोर्ड, आ रही है में, मतलब गुरु जल बोर्ड कहाँ है और गुरु जल बोर्ड के अंतर्गत कितने गुरु जल संयंत्र हैं उनको हमें देखना है। गुरु जल समझ में आ गया ना, गुरु जल का यूज क्या में होता है, नाभ की रिएक्टरों में यूज होता है गुरु जल का, ठीक है। फिर देखो गुरु जल बोर्ड जो है वो कहाँ पे है, मुंबई में, मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में। भारत वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक गुरु जल, भारी जल जिसको D2O भी बोलते हैं, का उत्पादन करने वाला देश है, ठीक है। अब देखो, अब जो गुरु जल के संयंत्र उनको हम देखते हैं, गुरु जल के संयंत्र कहाँ कहाँ पे है। तो देखो हजीरा गुजरात में भी गुरु जल संयंत्र है, थाल महाराष्ट्र में भी गुरु जल संयंत्र है, बड़ौदा गुजरात में भी गुरु जल का संयंत्र है, मतलब संयंत्र का मतलब है कारखाना गुरु जल का, जहाँ पे गुरु जल का क्या होता है, निर्माण होता है। तलचर उड़ीसा में क्या है, गुरु जल संयंत्र है। तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र भी है उड़ीसा में, ठीक है ना, ये MPPSC में एक बार पूछा गया था। मानगुरु आंध्र प्रदेश लिखा ना ये, यहाँ पे भी गुरु जल संयंत्र है। रावत भाटा राजस्थान लिखा ना ये, यहाँ पे भी क्या है, गुरु जल संयंत्र है। तो ये हो गए गुरु जल संयंत्र। गुरु जल मैंने आपको बता दिया। और गुरु जल बोर्ड कहाँ पे, गुरु जल बोर्ड मुंबई में। गुरु जल बोर्ड के अंतर्गत जितने सारे संयंत्र हैं जो D2O यानी भारी जल का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। D2O का यूज काहे के रूप में किया जाता है, नाभ की रिएक्टरों में, मंदक के रूप में। मंदक का काम है जो नाभ की रिएक्टर में नाभ की विखंडन प्रक्रिया हो रही है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए मंदक का यूज किया जाता है। आ रही आशा में, क्योंकि हम संस्थान पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहा हूँ जिसमें आपकी संस्थान जल्दी से कवर हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपकी गुरु जल बोर्ड। फिर हम देखते हैं अगला। तो अगला है, ये भी परमाणु ऊर्जा से संबंधित क्या है, एक संस्थान है। तो देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, VECC इसको बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब VECC का फुल फॉर्म है वेरिएबल एनर्जी, ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन सेंटर, इंग्लिश में इसको बोलेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। देखो अब ये क्या काम करता है, क्या है ये। यह केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिक के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो आपको केवल ये याद रखना है कि ये जो है ना परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर इसको बोलेंगे इंग्लिश में। तो ये कहाँ पे है, ये कलकत्ता में, ये इतना याद रखना आपको, ठीक है ना। ठीक है, साथ ही साथ ये करता क्या है, तो देख लो करता क्या है ये क्या करता है, रेडियो समस्थानों का क्या करता है, उत्पादन करता है। साथ ही साथ रिएक्टर में जो क्षति होती है उनका अध्ययन करता है, ये वाला केंद्र, ठीक है, ये कलकत्ता में, ठीक है। अब देख लो परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य प्रमुख इकाइयाँ, ठीक है ना, या संस्थान, ठीक है, कुछ इकाइयाँ हैं, कुछ संस्थान हैं, उनका हमें पढ़ना है वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखो परमाणु पदार्थ निदेशालय, ये कहाँ पे, हैदराबाद में है। गुरु जल बोर्ड अभी हमने ऊपर पढ़ा भी, मुंबई में है। नाभिकीय ईंधन परिसर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, ये हैदराबाद में है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ पे है, मुंबई में है। फिर भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड, ये कहाँ पे है, जादूगोड़ा में। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, ये कहाँ पे है, मुंबई में है। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, ये कहाँ पे, मुंबई में है। इन सब चीज़ों को याद रखना, आप ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, एक एक मैंने पढ़ा दी है, वीडियो को पॉज करके इन सबको नाम पढ़ लेना, सारी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है ना, ये सब देख लेना अच्छे तरीके से। अब हमें चालू करना है इसरो को, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है,
हमारा अगला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है इसरो। इसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत का प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है। काहे संबंधित है? अंतरिक्ष से संबंधित है। उसके नाम ही में लिखा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अंतरिक्ष में अनुसंधान काम कौन करता है? इसरो करता है, ठीक है ना। इसरो की हमने अभी हाल ही में कौन सी उपलब्धि देखी थी? हमने देखा था चंद्रयान 2 को, ठीक है ना। वो सफलता, चंद्रयान 3 को देखा था, वो सफलतापूर्वक क्या हुआ? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया, ठीक है ना। विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर आदि उस समय, तो ये उपलब्धि हमने देखी थी। मार्स ऑर्बिटर मिशन को भी हमने देखा है। मंगलयान आपने यदि मूवी देखी हो, ठीक है ना। मंगलयान को भी हमने देखा, चंद्रयान 1 को भी हमने देखा है, ठीक है ना। PSLV, GSLV सबके नाम हमने सुने हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं PSLV को। PSLV लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, समझ रहे आप बात को। तो ये सब चीज़ें हमें पता है इसरो के बारे में, क्योंकि इसरो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। पिछली PSC का जो आपका एग्ज़ाम था, पिछले का पिछला, उसमें केवल इसका नाम पूछा गया था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, हिंदी में। इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम शुरू करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है, क्या हुआ है, क्या ये सब चीज़ हम देखते हैं। तो इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को, ठीक है ना। 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ? इसरो की स्थापना हुई है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, कर्नाटक में है बेंगलुरु, ठीक है ना। तो बेंगलुरु में क्या है? इसरो का मुख्यालय है। इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का पिता बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस साइंस। किसको बोलते हैं? विक्रम साराभाई को बोलते हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ये, ठीक है ना। इन्होंने ही इसरो की स्थापना की है, ठीक है। फिर देखो, इसरो के वर्तमान निदेशक हैं एस सोमनाथ, ठीक है ना। एस सोमनाथ जो हैं वो क्या है? इसरो के वर्तमान निदेशक हैं। फिर देखो आगे, उद्देश्य क्या है इसरो का? इसरो का उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को संचालित करना। जो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है, चाहे वो चंद्रयान 1 हो, चंद्रयान 2 हो, चाहे वो मंगलयान हो, चाहे वो आदित्य L1 हो, चाहे वो कोई भी स्पेस सैटेलाइट हो, कुछ भी हो अंतरिक्ष से संबंधित, उसका काम कौन करता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है ये काम करता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कार्य। कार्य क्या है इसरो के? इसरो का कार्य उपग्रहों का निर्माण, उपग्रह मतलब सैटेलाइट का निर्माण, प्रक्षेपण, सूचनाओं का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण इत्यादि। सूचना का संग्रह भी करता है, आंकड़ों का विश्लेषण भी करता है, सैटेलाइट भी भेजता है, उपग्रह का निर्माण भी करता है, सैटेलाइट का निर्माण भी करता है, दूसरे देशों के सैटेलाइट भी भेजता है, अरे ना वैसे में। तो ये सब काम कौन करता है? इसरो करता है, ठीक है। फिर देखो आगे, वर्तमान में इसरो की निम्न इकाइयाँ कार्यरत हैं। अब हमें देखना है इसरो की इकाइयाँ कि इसरो की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। तो वर्तमान में इसरो की क्या है? निम्न इकाइयाँ कार्यरत हैं। अब उन इकाइयों को हमें पढ़ना है कि इसरो के केंद्र कौन कौन से हैं, उनको हमें देखना है, ठीक है। हमने प्रारंभिक परिचय इसरो का ले लिया कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना देख ली, 15 अगस्त 1969 को हुआ। मुख्यालय बेंगलुरु है, संस्थापक विक्रम साराभाई है, वर्तमान निदेशक कौन है? एस सोमनाथ है, ठीक है। कार्य भी हमने देख लिए। अब हमें इसरो की जो केंद्र हैं, ठीक है ना, जैसे हमने DRDO के बहुत सारे केंद्र पढ़े थे, हमने CIR की बहुत सारी लैब पढ़ी थी, CSIR की बहुत सारी अनुसंधान प्रयोगशालाएं हमने पढ़ी थी। उसी प्रकार से अब हमें DRDO की बहुत सारी अनुसंधान प्रयोगशालाएं या अनुसंधान केंद्र पढ़ने हैं, तो उन सबको हमें देखना है, ठीक है। तो देखो, पहला इसरो का केंद्र है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है ना। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इंग्लिश में इसको बोलेंगे BSSC, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। BSSC इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इंग्लिश में बोलेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम। क्या है ये? इसरो का एक केंद्र है। अब हम पढ़ते हैं ये क्या काम करता है। तो देखो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है, ठीक है ना। फिर देखो आगे, अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों यथा SLV-3, ठीक ना, ASLV, PSLV, GSLV इसी केंद्र में विकसित किए गए।
तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम में है। ये क्या करता है, ये रॉकेट का निर्माण करता है। GSLV PSLV क्या है, रॉकेट है। इनमें के ऊपर क्या होता है, सैटेलाइट लगाई जाती है, उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है इनके माध्यम से, ठीक है ना। लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, PSLV को बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV को बोलते हैं जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। GSLV में क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है। ये सब चीज़ें आपको स्पेस साइंस में पढ़ना है, ठीक है ना, यहाँ नहीं पढ़ना। यहाँ बस ये देख लो कि PSLV GSLV ASLV जो है, SLV जो है, इनका विकास कौन से केंद्र में होता है इसरो के, तो वो होता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। हम देखते हैं अगला केंद्र इसरो का। अगला केंद्र जो है वो है इसरो उपग्रह केंद्र, ठीक है ना। इसको बोलेंगे इंग्लिश में इसरो सैटेलाइट सेंटर, ISAC इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। इसरो उपग्रह केंद्र ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में। ये क्या करता है, यह उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंधन का कार्य संपन्न करता है। जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट हम बनाते हैं, उनका निर्माण, प्रबंधन, निरीक्षण, परीक्षण कौन करता है, इसरो उपग्रह केंद्र करता है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, ठीक ना। इसरो का मुख्यालय ही बेंगलुरु में है। और जो विक्रम साराभाई बताया ना, ये ऊपर वाला मैंने, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये क्या करता है, PSLV GSLV जैसे जो रॉकेट है ना, जो लॉन्च व्हीकल है, उनके निर्माण की बात करता है ये। और जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट के निर्माण की बात कौन करता है, इसरो उपग्रह केंद्र करता है, बेंगलुरु। फिर हम देखते हैं आगे। फिर देखो अगला केंद्र है इसरो का, वो है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, ये अहमदाबाद में है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार एवं टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंधन के लिए दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल है, ठीक है ना। तो उसके नाम से स्पष्ट हो रहा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। जो अंतरिक्ष में आपने सैटेलाइट भेजे हैं, वो क्या करते हैं, दूर संवेदन करते हैं, रिमोट सेंसिंग, ठीक है। मौसम विज्ञान से संबंधित वो क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, पर्यावरण पर्यवेक्षण करते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन होता है वो होता है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में, जो कहाँ पे है, अहमदाबाद में क्या है, स्थित है। आ रही बात समझ में। फिर हम देखते हैं इसरो का अगला केंद्र। अगला केंद्र है शार हरिकोटा, शार श्री हरिकोटा में जो है शार, ठीक है ना। अब ये क्या है, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। मतलब शार श्री हरिकोटा से क्या होते हैं, जितने भी जो मैंने आपको भी बताया, ये रॉकेट वगैरह, रॉकेट में लगाते हैं सैटेलाइट। जैसे मान लो ये है PSLV, ये PSLV है, ठीक है ना, PSLV है जी, PSLV ये है रॉकेट। रॉकेट में ऊपर यहाँ पे लगाया जाता है सैटेलाइट। मान लो ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट बना दिया ये, ठीक है ना, ये लगाया और इस रॉकेट को छोड़ दिया स्पेस में। ये रॉकेट के पार्ट धीरे धीरे नीचे गिरते हैं और स्पेस में क्या होता है, सैटेलाइट अकेला बचता है जो घूमता है। आ रही बात समझ में। तो ये सब जो काम होता है कि PSLV में सैटेलाइट को लगाया, फिर PSLV को ऊपर स्पेस में छोड़ दिया, ये सब काम कहाँ पे होते हैं, प्रक्षेपण केंद्र में होते हैं। वो प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे है, वो प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे है, वो श्री हरिकोटा में, जिसको बोलते हैं शार, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पदवी व परीक्षण तथा प्रवर्धक का प्रसंस्करण भी किया जाता है, ठीक है ना। तो परीक्षण करना होगा तो प्रक्षेपण केंद्र से करेंगे, साथ ही साथ यदि हमें भेजना होगा तो प्रक्षेपण केंद्र से करेंगे। यदि हमें वास्तव में भेजना है ऊपर स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट को, कोई भी, जैसे हमने चंद्रयान फर्स्ट को भेजा था, तो कहाँ से भेजा होगा, यहीं से भेजा है, श्रीहरिकोटा से। आ रही बात समझ। तो ये प्रक्षेपण केंद्र इसरो का। फिर देखो आगे अगला केंद्र क्या है इसरो का, अगला केंद्र है दब प्रणोदक प्रणाली केंद्र, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं LPSC, इंग्लिश में बोलेंगे लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, ठीक है ना। बात है समझ में। दब प्रणोदक प्रणाली केंद्र ये कहाँ पे, ये क्या काम करता है उसको देखते हैं हम। देखो तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखा है। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है।
महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों का परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। उसके नाम से स्पष्ट हुआ, द्रव प्ररोधक प्रणाली केंद्र। कहाँ पे है ये 3 जगह पे है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर कहाँ पे है? 3 जगह पे है। तिरुवनंतपुरम में है, बेंगलुरु में है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। ये क्या करते हैं, ये केंद्र जो हैं वो इसरो की जो उपग्रह प्रक्षेपण यान होते हैं, ठीक ना, और जो उपग्रह होते हैं उनके लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणाली और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत हैं, ठीक है ना। जो द्रव ईंधन से चलने वाले इंजन हैं, ठीक ना, जो भी चालक नियंत्रण प्रणाली है उनका विकास कहाँ पे होता है? द्रव प्ररोधक प्रणाली केंद्र में होता है। महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों को ही परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है, ठीक है ना। तो द्रव प्ररोधन प्रणाली केंद्र जो है वो कहाँ कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है, बेंगलुरु में है और महेंद्रगिरी में। आगे समय फिर देखो आगे अगला जो केंद्र है इसरो का वो है इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई। ये कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है ना। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। फिर देखो इसमें क्या होता है। इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। जो जड़त्व प्रणाली होती है उसका विकास कौन करता है? जड़त्व प्रणाली केंद्र करता है, या इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई करती है। और इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में है। ये आप याद रखना। फिर देखो आगे इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क, ठीक है ना। अब देखते हैं ये क्या है। इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र, ठीक है। तो इस नेटवर्क का जो मुख्यालय है, ठीक है ना, इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क, ठीक है ना, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जो उपग्रह नियंत्रण केंद्र है ना बेंगलुरु में, उसी में क्या है, इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। साथ ही साथ श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में क्या है, इसके भूकेंद्र। इसका मुख्य कार्य, इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री, निगरानी और नियंत्रण की सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है ना। इसका क्या है, मुख्य काम है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं, ठीक है ना। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जितने भी इसरो के जो और उपग्रह केंद्र हैं और जो जितने भी इसरो के केंद्र हैं, ठीक है ना, उन सबको पढ़ेंगे। जैसे ये हो गया मुख्य नियंत्रण सुविधा हो गई, ये हासन में है, साथ साथ भोपाल में भी है, ठीक है ना। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला हो गई, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हो गई, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क हो गई, जितने भी इसरो के जो केंद्र हैं, इसरो के जितने भी संस्थान हैं, लैब हैं, उनको हम करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।